हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरटेट का एग्ज़ाम 2012 का। तो 2012 में जो इसके पास भी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है, उनका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये आरटेट 2012 का है। तो आप सभी को पता है कि उस टाइम जो एग्जाम है वो दो होते थे, एक तो होता था आरटेट और सेकंड होता था थर्ड ग्रेड, और ये मेन एग्जाम होता था। और इस बार भी यही प्रोसेस है कि पहले आपका आरटेट होगा, पात्रता परीक्षा, देन होगा थर्ड ग्रेड। और जो आरटेट का सिलेबस है वो पहले जैसा ही है, यानी कि जो आपका पहले सिलेबस आपने पढ़ा है रीट में, वही सिलेबस क्या है कि आरटेट में भी है, सेम सिलेबस है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का। तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पेपर को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि आप इजी वे में जो पेपर का पैटर्न है उसे समझ सको, पेपर का लेवल क्या होता है हम उसे समझ सकें, और उसी के बेस पर क्या है कि हम आगे की अपनी तैयारी कर सकें। तो इसी के ऊपर है। तो एक सेकंड बस, फिर हम पेपर निकाल लेते हैं लैंग्वेज सेकंड का, देन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इस चैनल पर अब आपके लिए जो भी ये रीट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उन्हें करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले हमें उस पेपर का जो पैटर्न होता है, कौन से जो सिलेबस है, किसकी वैल्यू कितनी है, उसके बेस पर तैयारी करनी चाहिए। तो अब हम करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की तैयारी, जिसमें हम पहले पेपर देख लेते हैं। ये आपके सामने है पेपर, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली पेंसिल। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपको क्या है कि दो लैंग्वेज चूज करनी होती है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पेपर में चार सेक्शन होते हैं। पहले में आपकी आती है साइको, सेकंड में आती है लैंग्वेज वन, और थर्ड जो आपका सेक्शन होता है उसमें होती है लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सेक्शन थर्ड और लैंग्वेज सेकंड, कभी कभी हमें इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम सेक्शन जो सेकंड होता है उसी में लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड कर लेते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, ये आप जो भी पहली बार एग्जाम देते हैं उसे इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए ये चीज आपको बताई गई है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ सेकंड पैराग्राफ, यानी कि ये पैराग्राफ हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसमें भी क्या है कि थर्ड सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि पहले डॉट फिर दूसरा डॉट और तीसरे वाले सेंटेंस पर हमें जाना है। तो पहला जो डॉट है वो यहाँ पर देम तक हो गया, और उसके बाद जो सेकंड हमारा सेंटेंस है वो हो गया यहाँ पर सो ऑन तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड है इस इन्होंने कहा इन द थर्ड सेंटेंस, तो यहाँ पर ये वाली लाइन आपको मिलेगी सो नाउ डेज ऑल वर्क। तो ये वाला जो वर्ड है वो हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो लाइन है यहाँ पर जो सो वर्ड का यूज किया गया है ये किसे इंडिकेट करता है, मीन्स कि इसमें सो वर्ड है जो उसका क्या मीन निकलता है। इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसका जो सेंस है उसे समझना होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले। However, man very soon found that it was much better to divide the work among them. लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो काम है वो आपस में बांट लेंगे। So that one built house, इसी कारण एक ने घर बनाना शुरू किया, दूसरे ने फर्नीचर, तीसरे ने जो कौन फसलें होती हैं उगाना शुरू किया। इसी तरीके से सभी ने अपने अपने काम बांट लिए। यू कैन इजिली सी दैट दिस इज अ बेटर प्लान, तो ये एक अच्छा प्लान था, बिकॉज बाय ऑलवेज डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू इट फार मोर क्विकली एंड इजिली। तो यहाँ पे कहा गया सो नाउ ए डे ऑल द वर्क इज डिवाइडेड एज मच एज पॉसिबल। तो ये क्या हुआ, आपका एक इफेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए, इफेक्ट ऑफ ए कोर्स, कि किसी कारण से, यानी कि कोई रीजन रहा होगा और उस रीजन को दूर करते हुए एक रिजल्ट निकला है। वही जो रिजल्ट है, वही जो इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई दिया है। मीन्स कि लोगों ने अपने काम बदल यानी कि आपस में बांट लिए, इससे उनको क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चंस करते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो है ये आपको पूरा पैराग्राफ के ऊपर ही आपके क्वेश्चन है, तो आपको जो पैराग्राफ है वो अच्छे से पढ़ लेना होगा। सेकंड है द वर्ड हाउ एवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इंडिकेट। तो इसके लिए आपको क्या है कि पैराग्राफ को फिर से पढ़ना होगा, तो हम पढ़ लेते हैं। मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, कि हजारों साल पहले क्या होता था, ऑल मैन डिड ऑल टाइप ऑफ वर्क, कि जितने भी लोग हैं वो सभी प्रकार के काम कर लेते थे। ईच मैन, हर एक इंसान है जो वो अपना घर बनाता था, फर्नीचर बनाता था, एंड ही नीडेड, जो भी उसको जरूरत होती थी, एंड ग्रो ऑल हिज ऑन फूड, और अपना जो फूड क्रॉप वगैरह होती है उसे उगाता था। उसकी जो वाइफ होती थी वो मेड ऑल द क्लोथ्स फॉर फैमिली एंड कुक फूड, और वो अपने घर के लिए जो क्लोथ्स वगैरह होती हैं वो बनाती थी एंड खाना वगैरह पकाती थी। मीन्स कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं वो ही क्या है कि सारे काम जो भी उनकी नीड्स वगैरह होती हैं वो खुद ही पूरी करते थे, किसी पर डिपेंड नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, हाउ एवर मैन वेरी सून फाउंड दैट इट इज मच बेटर टू डिवाइड द वर्क अमंग देम। तो अब क्या हुआ कि बाद में लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि एक परिवार तो घर बनाने का काम कर ले, दूसरा परिवार फर्नीचर बनाने का काम कर ले, तीसरा परिवार है जो वो अलग काम कर ले, यानी कि इन लोगों ने अपने जो काम है वो आपस में बांट लिए। अब ये आपस में बांट लिए, तो ये वाला जो आइडिया था इसमें तो क्या था कि एक ही घर सारे काम करता था, और इसमें जो अलग अलग घर है वो क्या है एक काम करते हैं, यानी कि सभी का स्पेशल वर्क हो गया। तो यहाँ पर सभी में आइडिया तो है, लेकिन यहाँ पर आइडिया कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डी। आगे आपको फॉर्म भरनी थी ऑल वर्क डैश बाय ऑल मैन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है बाय। बाय से आपको क्या पता चलता है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, जिसके कारण आपकी जो फॉर्म है वो कैसी लगेगी, वाज डन। वाज डन क्यों लगी, क्योंकि ये सारी जो बात है वो पास्ट में चल रही है। तो आप जो भी फॉर्म लगाओगे वो कैसे लगाओगे, पास्ट के फॉर्म ही लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्क है वो कैसा होता है, वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following would be an appropriate title of the above passage? तो ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है इसमें कौन सा appropriate टाइटल है जो आप देना चाहोगे। तो इसका जो appropriate टाइटल है वो क्या होगा कि इसमें क्या हुआ कि जो लोग हैं उन्होंने अपने जो काम है उसको क्या डिवाइड कर लिया है। पूरे पैसेज में हमें यही मिला है पढ़ने को, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला है द ऑथर ऑफ अबव पैसेज इज द ओपिनियन दैट द वे पीपल वर्क थाउजेंड ऑफ ईयर अगो वाज, कि जो पोइट है उनका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या ओपिनियन विचार है कि जो पहले लोग काम करते थे वो कैसा था, नॉट एफिशिएंट, कि वो पर्याप्त नहीं था, वो एफिशिएंट नहीं था। तो इस तरीके से आपके 5 जो क्वेश्चन है वो आते हैं पैराग्राफ में से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको एक पोइम दी हुई है और इस पोइम से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी राइम स्कीम कैसी है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो या तो राइम से रिलेट आ सकते हैं, या फिर कोई भी लिटरेरी टर्म है जो यूज किया गया है पोइम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है जो है वो क्या है कि हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन द अबव पोइम। तो पर्सनिफाइड क्या होता है कि जब हम किसी एक नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसे भी क्या है एक लिविंग थिंग में चेंज कर देते हैं। मीन्स कि जो निर्जीव लोग होते हैं उन्हें भी क्या है कि हम सजीव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो सांस ले पाते हैं, निर्जीव वो होते हैं जो सांस नहीं ले पाते, और लिविंग वो होते हैं जो कि सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि किससे चेंज किया गया है, पर्सनिफिकेशन किसका किया गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑटम सीजन का। क्यों किया गया है, तो यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी, बट हियर द ऑटम melancholic dwells and sigh her tearful spells। अब देखो एक मौसम है, मौसम कोई लिविंग थिंग थोड़ी है, कोई इंसान थोड़ी है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये क्या टीयरफुल स्पेल, ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान तो रो सकता है, कोई इंसान अपना दुख बयान कर सकता है, लेकिन ऑटम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑटम जो एक सीजन है उसका क्या है पर्सनिफिकेशन किया गया है। आगे है इन द अबव लाइन अबव पोइम लाइन सेकंड राइम स्कीम लाइंस, कि जो सेकंड की राइम स्कीम है वो किससे मैच होती है आपको ये बताना है। राइम स्कीम क्या होता है कि जो भी वर्ड जो भी जैसे ये पोइम है आपकी, तो ये जो लाइन है लाइन के लास्ट में जो वर्ड है उसका साउंड सेम कौन से लाइन के लास्ट वाले वर्ड से होता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है सेकंड, है ना, तो ये जो पोइम की ये सेकंड लाइन होगी, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है ग्रेन, तो लास्ट में एन साउंड आ रहा है ना, ग्रेन एन। अब इसी तरीके से यहाँ पर मेन, मेन में भी क्या हो गया एन का साउंड हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लेन, इसमें भी क्या है कि लास्ट में न का साउंड आ रहा है,
राइट। तो ये तीनों है जो वो सेम हो रहे हैं, पहला ये वाला, दूसरा मेन और तीसरा प्लेन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीन वर्ड क्या है, सेम हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे सेल्स, वेल्स, स्पेल्स, तो यहाँ पे क्या कि हमारा जो लास्ट का साउंड है वो सेम हो रहा है। तो इन्होंने किसका पूछा है, सेकंड, यानी कि ग्रेन के सिमिलर कौन कौन से हैं, तो ये वाले। अब ये लाइन कौन सी है आपको ये देखनी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो एक तो हमारा एट्थ और एक हो गया फिफ्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर फिफ्थ और एट्थ, इसका राइट आंसर हो गया डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रेनर विद राइप ग्रेन कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेट हुआ है, लिटरेरी टर्म से। सिमिल में आपको हमेशा क्या मिलेगा, कंपैरिजन, और कंपैरिजन में भी आपको क्या है कि वो जो लाइन है उसमें लाइक या एज वर्ड का यूज होगा। मेटाफर में भी क्या होता है, कंपैरिजन, और इसमें एक पर्सन को क्या है कि दूसरे पर्सन के साथ यानी कि बता दिया जाता है विदाउट लाइक और एज वर्ड का यूज किए। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, चाहे वो स्टार्टिंग के वर्ड हो या फिर लास्ट के वर्ड हो। पर्सनिफिकेशन आपको बता ही दिया कि नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग में यानी कि चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ग्रेनर आ गया और आ गया ग्रेन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सी, एलिट्रेशन, क्योंकि किसी भी तरीके का यहाँ पर कंपैरिजन वगैरह नहीं किया गया है। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लाइंस कंटेन अ सिमिल, कि कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें सिमिल है। और सिमिल की पहचान क्या होती है कि आपको लाइन में या तो लाइक वर्ड मिलेगा या फिर एज वर्ड मिलेगा। अब आपको यहाँ पर देखना है इस पूरी पोइम में कि कहाँ पर ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब हम ये पोइम देखते हैं। अब आप भी ढूंढो इस पोइम में कहीं पर लाइक वर्ड हो तो देखो यहाँ पर ये है लाइक वर्ड, राइट। यहाँ पर ये रहा लाइक वर्ड, एक सेकेंड, लाइक, ओके। तो ये वाली कौन सी लाइन आती है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14th नंबर पे क्या है, लाइक वर्ड का यूज किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा उसके लिए आपको जो 14th है उसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर में कहीं पर 14 दिया हुआ है, तो एक में ही हमें क्या है 14 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है कि राइम स्कीम बतानी है लास्ट 4 लाइंस की। अब लास्ट 4 लाइंस कौन सी है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहां से यहां तक। राइम स्कीम के लिए आपको बताया है कि आपको लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं इन्हें देखना है। पहले में आ रहा है पास्ट, तो पास्ट, ठीक है। अगले में है अवे, तो अवे। इसमें क्या है लास्ट, और इसमें क्या है ग्रे। यहाँ पे देखो ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे सर्टस, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमने माना ए, इससे हमने माना बी। अब इसको इसका सेम है तो इसको हमने फिर से कह दिया ए, और इन दोनों का सेम है तो इसको हमने कह दिया बी। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का सेम था और सेकंड और फोर्थ का सेम था। तो यहाँ पर हमारी जो राइम स्कीम है वो कैसी है, ए बी ए बी। अब हम ढूंढते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी ए बी। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं मॉडल से रिलेट। मॉडल में भी यहाँ पर क्या है कि आपको मेन तो यही है कि मॉडल, जो भी मॉडल कह सकते हैं, मॉडल्स, जो भी आप कहते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है ये आप समझ लेना कि आपकी खुद की कौन सी है, क्या आप मॉडल कहते हो या फिर मॉडल्स। ज्यादातर वैसे मॉडल्स कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वो मॉडल का यूज करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर मे वर्ड है, मे का क्या मीन्स होता है, तो यहाँ पर लगभग कोई 12 से 13 जो मॉडल्स वर्ड है और उनके क्या है कि अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो मे का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी, पॉसिबिलिटी। हम कहते हैं ना कि मे भी शायद ये हो जाए, तो मे भी क्या है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये जो मे भी है ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है यू मस्ट नॉट पार्क योर साइकिल हेयर, कि तुम यहाँ पर अपनी जो साइकिल है वो पार्क नहीं कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर मस्ट नॉट ये क्या बताता है, मना कर रहा है किसी चीज के लिए, परमिशन तो दे ही नहीं रहा, ना इनएबिलिटी शो कर रहा है, ना प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन, यानी कि ये निषेध लगा रहा है, ये मना कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट स्टूडेंट गोट थ्रू द एग्जाम, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गोट थ्रू द एग्जाम। यहाँ पर बताना है कि गोट थ्रू क्या होता है। इसका राइट आंसर है बी, पास्ट, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो एग्जाम के थ्रू ही पास होते हैं।
अगला है कि शेक्सपियर का जो सोनेट है यूजली कंटेन, अब यहाँ पर आपके जो सोनेट है इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अलग अलग जैसे शेक्सपियर के हैं, स्पेंसर का सोनेट है, तो उनका जो लिखने का तरीका है सोनेट में वो बताना है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर का सोनेट है इसमें क्या होता है कि 3 स्टैंजा होती हैं और 1 कपलेट होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एन एलर्जी यूजली गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ, यानी कि ये जो एलर्जी है ये इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, किस चीज की फीलिंग आती है जब इसे लिखा जाता है। तो ये मेन किसके लिए होता है, सेंस ऑफ लॉस, कि अगर आप कोई खोई हुई चीज के ऊपर कुछ लिखते हो तो उसे हम कहते हैं एलर्जी। इसके बाद अगले क्वेश्चंस करते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ प्योर वोवल साउंड एंड डिप्थॉन्ग्स इन इंग्लिश। तो पहली बात आपके लिए ये ध्यान देनी है कि टोटल अगर आप इंग्लिश फोनेटिक्स के रूप में देखते हो तो टोटल कितने होते हैं 44, जिसे क्या है कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं 20 और होते हैं 24। 20 जो होते हैं वो तो होते हैं आपके वोवल और 24 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, कॉन्सोनेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सारे लिया। चलो वापस 44, 20 एंड 24 मेन हमें वोवल करने हैं तो एक बार हम वोवल कर लेते हैं। तो 20 क्या होते हैं वोवल्स, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 12 और 8, 12 और 8। 12 होते हैं जो ये प्योर वोवल होते हैं और जो 8 होते हैं वो डिप्थॉन्ग्स होते हैं। मींस कि इसमें क्या है कि दो के यानी कि वोवल्स वर्ड जुड़े हुए होते हैं। फिर आगे जो प्योर वोवल्स होते हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, 5 एंड 7। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमें मेनली क्या पूछा है, प्योर वोवल। तो 12 तो हो गया आपके प्योर वोवल और 8 हो गया आपके डिप्थॉन्ग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ये रहा, 12 प्योर वोवल्स एंड 8 डिप्थॉन्ग्स। तो ये चीज ध्यान दे लेना, यहाँ पर ये चीज कंफ्यूजन करने के लिए ही होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड यस। तो यहाँ पर अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो जो वाई है उसे ये वाला सिंबल इसका यूज किया जाता है, जिसको आप छोटी एबीसीडी का जे कहते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। आगे है ब्लू। ब्लू को कैसे, यहाँ लास्ट साउंड पूछा गया है, यानी कि इसका क्या है कि लास्ट साउंड पूछा गया है, तो ये क्या है यू का साउंड देता है, ब्लू, ब ल यू, ठीक है। तो ये जो यू बड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये इस तरीके से ये होता है छोटा और ये होता है बड़ा, ठीक है। आगे है कि आपको टेक का बताना है, टेक का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो इसका बनेगा टेक, ये वाला, राइट आंसर है बी। इसके बाद आगे है यहाँ पर नो का बताना है, ठीक है, इसे कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं, न्यू। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बनेगा ये वाला, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सेकंड मिटा देते हैं। आगे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि इंग्लिश इन इंडिया टूडेज नीड टू बी टॉट एज, कि आज के समय में इंग्लिश को क्यों पढ़ाना जरूरी है, किस चीज के लिए हम पढ़ाते हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी लैंग्वेज है, नहीं। क्या ये जो लैंग्वेज है वो हायर स्टडीज के लिए, नहीं। मेन बात क्या है, और लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, हम क्यों पढ़ाते हैं, ताकि कम्युनिकेट कर सकें बाहर के जो देश विदेश है वहां के जो लोग हैं उन सबसे क्या है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है, बातचीत कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज में। और लैंग्वेज टू बी यूज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, नहीं, क्योंकि ये वाले का भी मीन यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको किस चीज को सेंटर में रखकर पढ़ाना होगा। जब भी कोई टीचर कुछ भी पढ़ाता है क्लास में तो उसके लिए मेन बात क्या होती है, उसके लिए मेन होता है लर्नर, कि लर्नर किस तरीके से सीखता है, उसका यानी कि जो भी उसकी थिंकिंग है, उसकी इंटेलिजेंस है वो कितनी है, उसके बेस पर पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश टीचिंग कैसी होगी, लर्नर सेंटर्ड, बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाया जाएगा, उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, इन सबको ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो किस बात पर ज्यादा स्ट्रेस देती है, किन 2 चीजों के बीच में इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटिव का मेन मकसद ही क्या होता है कि कम्युनिकेशन किया जा सके, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए, तो इसमें होता है मेन
मीनिंग। स्ट्रक्चर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो स्ट्रक्चरलिज्म वाली में आ जाएगा। मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर ये कभी भी नहीं होता है, और रीडिंग स्किल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मेन मकसद होता है मीनिंग, कि बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए, यही इनका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का एम है। क्योंकि इनका मेन एम क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन कर सके। कम्युनिकेशन के लिए मेन चीज क्या होती है कि उसका मीनिंग होना चाहिए, जिससे कि जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसे हमारी बात समझ में आ जाए। अगला है कि अ लैंग्वेज लर्नर मेक एरर्स बिकॉज, कि एक जो लैंग्वेज को लर्न करने वाला होता है लर्नर, वो एरर्स क्यों करता है, क्या रीजन से वो एरर करता है। द लर्नर हैज एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, इस कारण से, या फिर द लर्नर हैज एक्वायर्ड कंप्लीट, अगर उसके पास कंप्लीट नॉलेज है तो वो कभी भी एरर नहीं करेगा। द लर्नर एंजॉय मेकिंग एरर्स, जरूरी है अगर आप पेपर देने जाते हो आप थोड़ी तरीके से क्वेश्चन गलत करोगे क्योंकि आपको एंजॉय होता है, ये चीज तो गलत है। द टीचर हैज परमिट हिम टू मेक एरर, टीचर वेली थोड़ी है, टीचर ने तो बच्चों में सुधार करना है ना, उसको एरर करने के लिए थोड़ी कहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कि बच्चे के पास पार्शियल यानी कि कम नॉलेज होती है, इसी कारण क्या है कि बच्चा गलतियां करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बस आपके ये 5 क्वेश्चन लास्ट रह चुके हैं, इसमें आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट। तो इसके बारे में देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। लैंग्वेज टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर, कि जो भी लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, कोई भी टेस्ट टीचर लेती है तो वो क्यों लेती है, और अगर वो लैंग्वेज का टेस्ट बना रही है तो ये क्यों बनाया जाता है, यही देखने के लिए कि बच्चे को कितना आया है। तो इसमें क्या आएगा कि लर्नर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, कि बच्चे को लैंग्वेज की कितनी नॉलेज है, इसीलिए वो टेस्ट लेती है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज इज, कि क्या पर्पस होता है इवेल्युएशन करने का, बच्चों का आंकलन करने का। आंकलन कह सकते हो या मूल्यांकन वर्ड, ठीक है, क्योंकि आंकलन के लिए असेसमेंट वर्ड का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है देखते हैं। असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का क्या करना है। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्नर नीड, ये भी नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्नर अटेनमेंट, अटेनमेंट का मीन्स होता है उपलब्धि, इसीलिए इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया, ठीक है। इसीलिए क्या है, अब आप अगर आप कोई भी क्लास में हो, 10th क्लास में हो, आपके एग्जाम्स क्यों होते हैं, यही देखने के लिए कि आपको कितना आता है, आपने इस 10th क्लास में कितना सीख लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यही कि एक क्वेश्चन के आपको क्या है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ये क्यों करवाए जाते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू चूज मल्टीपल ऑप्शन, तुक्के मारने के लिए गलत। अलाउ इज ऐसे टाइप आंसर, ऐसे टाइप होते ही नहीं है क्योंकि ये 4 है, इनमें से आपको क्या है कि एक पर टिक करना है। इंक्रीज सब्जेक्टिविटी, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मीन्स होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर 4 लोग हैं, कोई एक इन्होंने घटना देख ली, ठीक है, कोई एक्सीडेंट देख ले, अब इन चारों लोगों के जो व्यूज होंगे, जो इनके विचार होंगे, वो क्या है कि सभी के डिफरेंट होंगे, तो सभी के क्या डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सब्जेक्टिविटी। और अगर यहाँ पर और मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि जो इसका आंसर होगा, अगर इसने ए, जैसे मान लो आंसर क्या है ए, अगर इसने ए भरा है तो इसका उतने ही नंबर मिलेंगे, इसने भी ए भरा है तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, इसने अगर बी भरा है तो ये गलत हो जाएगा, इसने अगर ए भरा है तो सही हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिविटी को नहीं यानी कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सब्जेक्टिविटी को कम किया जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो उसके बेस पर तो जैसे इसको 20 नंबर दे दिए, इसके थॉट को देख के 30 नंबर दे दिए, इसको 40, तो ये अलग चीज होती है। तो इसका मेन राइट आंसर क्या है ए, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, कि अगर आंसर ए है तो जितने भी लोग ए भरेंगे वो उनका सही माना जाएगा, सभी को इक्वल नंबर दिए जाएंगे। आगे है और रिकॉल टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ रिकॉल, नाम से पता चलता है कि वापिस से याद करना, कब याद करेंगे जब हमारी मेमोरी में होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज टू, कि जो रिमेडियल टीचिंग है वो क्यों करवाई जाती है। एक होती है डायग्नोस और एक होती है रिमेडियल। डायग्नोस में तो ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को कहाँ पर किस चीज की कमी है, क्या चीज उसको समझ में नहीं आती है, जब उसके यानी कि जो कमियां होती हैं उसका पता लगा लिया जाता है तो उन कमियों को दूर किसके द्वारा किया जाता है, रिमेडियल टीचिंग के द्वारा। तो यहाँ पर मेन बात क्या हुई कि बच्चों की जो कमियां हैं उसे क्या है, जो चीज उसने नहीं सीखी है उसे वापस सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न, कि उन चीजों को वापस सिखाया जाता है जो कि बच्चे ने प्रॉपर वे में नहीं सीखी होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सी राइट आंसर होगा। तो होपफुली आपको ये जो पेपर है वो समझ में आ गया होगा एंड आपको इजी लगा होगा।
अगर इजी नहीं भी लगा है तो डोंट वरी, आपके लिए पेपर जो है अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम जो आपका जो लैंग्वेज 2 है उनका जो भी सिलेबस है उसके बेस पर वीडियोस भी बनाएंगे, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा लैंग्वेज जो फर्स्ट है उनके लिए भी वीडियोस बनाई जाएंगी, तो आप सभी नई शुरुआत चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपकी रीड की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।